हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रवि प्रकाश हेयर। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं पिछले कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इस बार मैं आप सबके लिए वीडियोस की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें जो वीडियोस मैं आपको एवरी संडे एंड थर्सडेज पोस्ट करूँगा। ये बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, बिकॉज इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। सो अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हिंदी में बोला जाए तो हम इसको विभेदक निदान बोलते हैं। सो खैर छोड़िए, इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। जैसे आपको फीवर है, सो हम क्या करते हैं, हम डोलो ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो फीवर चले जाता है। फिर अगर समझिए वो फीवर कल फिर आ गया, फिर आप क्या करोगे, अगेन आप एक बार और डोलो ले लोगे, फिर फीवर चले जाएगा, परसों फिर आ जाएगा। अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। फिर आपको पता चलता है कि आपको डेंगू है या मलेरिया है या टाइफाइड है या वायरल इन्फेक्शन है। फिर आप उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन लेते हैं। अगर मलेरिया है तो क्लोरोक्विन लेंगे, डेंगू है, टाइफाइड है तो एंटीबायोटिक्स लेंगे, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग्स लेंगे। सो आपने इनिशियली फीवर को दबाने का ट्राई किया विथ पैरासीटामोल। सो क्या हुआ, टाइम बिंग के लिए वो दब गया, फिर से फ्लेयर अप हो गया। सो आपने डायग्नोसिस को ठीक नहीं किया, आपने उसके कॉज को ठीक नहीं किया, इसलिए आपको अच्छी तरह से रिलीफ नहीं मिला। सो अभी आपने विथ ब्लड टेस्ट आपने डायग्नोसिस कर लिया, आपके पास डायग्नोसिस है, आपने उसको ट्रीट कर लिया, आपका वो सिम्टम्स परमानेंटली चला गया। ठीक उसी तरह अगर हम मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो मूवमेंट्स भी बहुत स्पेसिफिक होती हैं। अगर आप देखें, जैसे गर्दन में किसी को दर्द है और वो गर्दन का दर्द अगर हाथों में ट्रैवल हो रहा है, सो हम क्या बोलते हैं, हम क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं। जनरली लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क हो गया है। स्लिप डिस्क के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो गर्दन से लेकर हाथों में दर्द दे सकती है, बट किसी मोमेंट किसी कंडीशन में आपको ये वाली मूवमेंट करनी होती है और किसी में नहीं करनी होती है। पेन का पैटर्न सेम होगा, सो उसको एक्यूरेटली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डायग्नोसिस। तो आपको रूल आउट करना है, आपको एक ही जगह पे एक ही तरह से पेन होगा, लेकिन पेन एक लक्षण है, एक सिम्टम है। सो आपको स्पेसिफिकली डायग्नोस करना है। सो वही जो प्रक्रिया है कि आपको 10 कंडीशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक एक चीज़ कैसे रूल आउट करनी है और वो स्पेसिफिक डायग्नोस करना है आपको कि हाँ यही प्रॉब्लम है। अगर आप उस चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं कि आपको यही प्रॉब्लम है, फिर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा आसान हो जाता है। दोस्तों, आज हम हील पेन के बारे में बात करने जा रहे हैं, एड़ी का दर्द। बट एड़ी का दर्द मोस्ट कॉमनली अगर आप किसी फिजियो के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक के पास जाएं या फिजिशियन के पास जाएं, मोस्टली अगर आपको एड़ी में दर्द है तो आपको बताया जाता है कि आपको प्लांटर फेसाइटिस है, जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है। सो प्लांटर फेसाइटिस में आपको मेडिसिन दी जाती है, फिर आपको फिजियो करने के लिए बोला जाता है, आप फिजियो करते हैं। कभी कभी आपको रिलीफ हो जाता है, कभी कभी आपको रिलीफ नहीं होता है। बट क्या आप जानते हैं कि एड़ी में दर्द और 8-10 कारणों से हो सकता है? आज उन्हीं कुछ कारणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपका हर हील पेन प्लांटर फेसाइटिस नहीं हो सकता। सो सबसे पहले प्लांटर फेसाइटिस के बारे में ही समझते हैं। सो प्लांटर फेसाइटिस में बेसिकली आपको एड़ी में दर्द होता है। जनरली क्या होता है, जब सुबह सुबह आप उठेंगे तो पैर रखने में थोड़ी तकलीफ होती है, आपको बहुत दर्द होता है। फिर धीरे धीरे जैसे डे प्रोग्रेस होता है, या आप बोलिए कि आधे घंटे के बाद ही आपको थोड़ा थोड़ा एड़ी में रिलीफ मिलने लग जाता है। जैसे प्लांटर फेसिया बेसिकली होता क्या है, ये अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एड़ी में ये फाइब्रस बैंड है जो ऐसे गया हुआ है। इसमें कभी कभी ओवर यूज़ की वजह से, आपका फ्लैट फुट होने की वजह से, एक्सेसिव ट्रेनिंग की वजह से, हाई आर्च होने की वजह से, फुट में बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, जनरली जो टीचर्स हैं या फिर जिनका भी जॉब मोर ऑफ स्टैंडिंग जॉब हो, उनको ये तकलीफ हो सकती है। सो प्लांटर फेशिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम प्लांटर फेसाइटिस कहते हैं। तो प्लांटर फेसाइटिस को आप एक्सरसाइज के थ्रू, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, उसके थ्रू काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन वही प्लांटर फेसाइटिस अगर आप सही वक्त पर ट्रीट नहीं करते हैं तो वो प्लांटर फेशियोपैथी में बदल जाता है। सो प्लांटर फेशियोपैथी क्या होता है, आपको फिर वो, अब एक दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि प्लांटर फेसाइटिस जो है एक शॉर्ट टर्म इशू है और प्लांटर फेशियोपैथी एक लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक प्रॉब्लम है। धीरे धीरे वो अपने प्लांटर फेसाइटिस को अगर
छोड़ दिया, मतलब जनरली हम लोग बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड देन इट बिकम्स प्लांटर फेशियोपैथी। सो वो चीज़ और क्रॉनिक हो जाती है, तो उसको ट्रीट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। सो आप प्रॉपर फिजियो के पास जाकर उसको डायग्नोस करके फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये रही बात प्लांटर फेसाइटिस एंड प्लांटर फेशियोपैथी की। दूसरा जो कंडीशन है दोस्तों, उसको हील स्पर बोला जाता है। हील स्पर में क्या होता है कि आपको जनरली एड़ी में जो हड्डी है उसको कैल्केनियम बोला जाता है। कभी कभी उसके पिछले वाले हिस्से में, कभी कभी निचले वाले हिस्से में हड्डी बढ़ जाती है, जिसको हम हील्स पर बोलते हैं। वो हम एक्सरे के थ्रू ही डायग्नोस कर सकते हैं। सो हील्स पर कब होता है, अगर वही प्लांटर फेसाइटिस को आपने प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ आपने कंटिन्यू करी, आपने जंपिंग, रनिंग वो सब कंटिन्यू करते गए, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो कैल्शियम ब्रेकडाउन चालू हो जाता है कैल्केनियम में से, धीरे वहाँ की हड्डी ऐसे बढ़ने लग जाती है। वो नुकीली हड्डी जो बढ़ जाती है उसको हम कैल्केनियल स्पर या हील स्पर कहते हैं। अब उसको क्या करके ट्रीट किया जा सकता है, बहुत लोग अल्ट्रासाउंड थेरेपी करते हैं, उससे भी उनको रिलीफ मिल जाता है। बहुत लोग नीडलिंग करते हैं, बहुत लोग मसल रिलीज़ करते हैं उस एरिया का, या प्लांटर फेशिया को रिलीज़ कर देते हैं, बहुत लोग फुटवेयर मॉडिफिकेशन करते हैं। ये सब से आपको रिलीफ मिल जाता है। नया एक एडवांस मोडालिटी है जिसको शॉक वेव थेरेपी बोला जाता है, वो भी काफ़ी हद तक हील स्पर में हेल्प करता है। तीसरा जो कंडीशन है दोस्तों, उसको फैट पैड एट्रोफी बोलते हैं। सो फैट पैड एट्रोफी क्या होता है, वो एक फैट का लेयर है जो आपके एडी के पास होता है। अगर आप एडी को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ऐसे दबाते हैं तो आपको वहाँ पे दर्द होता है। सो बेसिकली ये इंजरी की वजह से होता है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है, आपने जंपिंग करी है और डायरेक्ट वो फैट पैड पे प्रेशर आया, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से वो आपको पेन होता रहता है। अब आप इसको प्लांटर फेशिया से अलग कैसे मानेंगे? जनरली क्या होता है, प्लांटर फेसाइटिस का जो पेन है वो एक्सरसाइज से, धीरे धीरे स्ट्रेचेस से बेटर होता है। बट अगर आपको फैट पैड सिंड्रोम है तो फिर आपको जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपका पेन और बढ़ने लग जाता है। सो ये इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत लोग इसके लिए टेपिंग भी करते हैं। काइनेसियो टेपिंग एक सपोर्टिव टेपिंग है जो फैट पैड एट्रोफी में हेल्प करता है। इसका दूसरा नाम कैल्केनियल पेरियोस्टाइटिस भी है। तो ऑस्टाइटिस का मतलब बोन में इन्फ्लेमेशन। सो वो क्यों होता है, बिकॉज फैट ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। सो आप इसको ऑर्थोपेडिक को दिखा के या फिर आप किसी भी फिजिशियन को दिखा के एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेके उसको कुछ हद तक आप पेन रिलीफ पा सकते हैं। और साइड बाय साइड आप एक तरह से फुटवेयर मॉडिफिकेशन और रेस्ट दे के, आइस करके उसको पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों जो चौथा कंडीशन है उसको हम, सेम आपको हील में पेन होगा, उसको हम बैक्स्टर्स नर्व एंट्रैपमेंट बोलते हैं। बैक्स्टर नर्व क्या होती है, ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है प्लांटर नर्व की, जो फुट में हमारी नर्व पास होती है, उसकी एक ब्रांच है। अगर आप देखें तो 25 से 30% केसेस में, जहाँ पे इसको भी बहुत बारी प्लांटर फेसाइटिस डायग्नोज किया जाता है, बट 25 से 30% हील पेन का कारण आपका बैक्स्टर नर्व एंट्रैपमेंट होता है। सो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है बिकॉज अगर आपको उस एरिया में डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया है, या आप टाइट शूज़ पहनते हैं, या आपका जो इंसोल है, जो लोग आर्चेस के लिए पहनते हैं इंसोल्स, अगर वो प्रॉपर फिटिंग इंसोल्स नहीं है तो भी वो आपको तकलीफ हो सकती है। तो बैक्स्टर नर्व एंट्रैपमेंट में बेसिकली आपको हील में पेन होगा, टिंगलिंग भी हो सकती है, नमनेस हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। इसके लिए बेसिकली नर्व ग्लाइड्स किया जाता है। आप जो हील का प्लांटर फेशिया है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। बहुत केसेस में लोगों को टेंस जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड मोडालिटी है उससे भी आराम मिलता है। पांचवा जो कंडीशन है दोस्तों, उसको हम टार्सल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो टार्सल टनल क्या होता है, टार्सल टनल हमारे फुट के अंदर की तरफ मीडियल साइड में एक टनल होती है जहाँ से हमारी एक नर्व पास होती है जिसको पोस्टीरियर टिबियल नर्व बोलते हैं। अगर उसमें वो टनल में एंट्रैप हो गया है हमारा नर्व, उसकी वजह से हमको पैरों में झंझनाहट, दर्द, हील में बेसिकली झंझनाहट, दर्द, सूनापन, ये सब फील होता है। दोस्तों आइए अगली कंडीशन के बारे में बात करते हैं जिसको हम बर्साइटिस बोलते हैं। सो कभी कभी जो हमारा एडी का एरिया होता है, हील का एरिया, वहाँ पे एक बर्सा होता है जिसको हम सबक्यूटेनियस कैल्केनियल बर्सा बोलते हैं। टाइट लेदर का शूज़ पहनने से या कोई भी फुटवेयर जिसकी वजह से आपका बैक ऑफ द हील रब ज़्यादा हो रहा हो, उसकी वजह से कभी कभी वो सबक्यूटेनियस जो बर्सा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो हम उसको सबक्यूटेनियस बर्साइटिस बोलते हैं, बिकॉज वो बर्सा में जो फ्लूइड रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो फिर आपको हील के एरिया में पेन चालू हो जाता है।
सो उसके लिए ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देके आप उसको पेन से रिलीफ पा सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो है दोस्तों, एक्यूलेस टेंडनाइटिस। एक्यूलेस टेंडनाइटिस में क्या होता है, आपका जो काफ का टेंडन है, अगर आप उसको ओवर यूज़ करते हैं, मतलब रनिंग के थ्रू, जंपिंग के थ्रू, ऑल ऑफ सडन आपने समझिए माइलेज बढ़ा दिया, या आप फुटवेयर प्रॉपर नहीं है, या आप हार्ड सरफेस पे भाग रहे हैं और आपका फुटवेयर सही नहीं है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो जो आपका इंसर्शन है, जहाँ पे आपका टीए टेंडन कैल्केनियम के ऊपर लग रहा है, वहाँ पे आपको पेन होने लगता है। कभी कभी वो पेन नीचे जाके आपके हील्स में भी होता है। सो उसके लिए हम प्रॉपरली काफ स्ट्रेच, प्लांटर फेशिया स्ट्रेच, प्रोप्रोसेप्शन ट्रेनिंग, वो सब एक्सरसाइजेस करके उससे पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। अगला जो कंडीशन है दोस्तों, हैगलिंग्स डिफॉर्मिटी। हैगलिंग्स डिफॉर्मिटी में क्या होता है, आपका जो बर्सा है, टीए टेंडन जहाँ पे लगा है, वो कभी कभी रबिंग की वजह से धीरे धीरे वो पोर्शन धीरे धीरे प्रोमिनेंट होने लगता है। सो उसको जब वो प्रोमिनेंट हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे चली जाती है, बट वो एरिया धीरे धीरे प्रोमिनेंट हो जाता है, फिर वो सिस्ट के जैसा अपीयर होता है। सो वो उसके लिए आप कस्टमाइज ऑर्थोसिस दे सकते हैं, टीए को स्ट्रेच कर सकते हैं, काफ मसल्स को रिलीज़ कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको उसमें रिलीफ मिल जाता है। कभी कभी आपको वो थोड़ा ऑड फील होता है तो आप उसको एक्सीजन भी करा सकते हैं, मतलब सर्जिकली उसको रिमूव कर सकते हैं। अगली जो कंडीशन है दोस्तों, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपको सोल में, हील में, सब जगह पेन होता है। पेन के साथ आपको टिंगलिंग भी होता है, सूनापन भी आता है, झंझनाहट आती है, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके लिए आप टेंस यूज़ कर सकते हैं। आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, बाकी प्लांटर फेशिया को रिलीज़ करिए, इंटेंसिंग मसल को स्ट्रांग बनाइए, तो भी आपको उसमें रिलीफ रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों, स्ट्रेस फ्रैक्चर। कैल्केनियम का जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, कैल्केनियम अभी हम उसके बारे में कब से बात कर रहे हैं कि जो हील का बोन है वो कैल्केनियम है। स्ट्रेस फ्रैक्चर में दोस्तों आप थोड़ा जंपिंग, रनिंग जो एक्टिविटीज़ है उसको बंद करना पड़ेगा आपको, एंड देन विथ रेस्ट 6 to 8 वीक्स में वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है विथ मेडिकेशन एंड एक्सरसाइजेस। लास्ट कंडीशन है, अगर आपको विटामिन डी की कमी है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। सो विटामिन डी की कमी होगी दोस्तों तो ऑस्टियोपेनिया होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा। ये दोनों कंडीशन भी आपको हील में, फुट में पेन दे सकते हैं। सो ये रहे 10 कंडीशन जो आपको स्पेसिफिकली डायग्नोस कर सकते हैं, एंड प्रॉपरली आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सकता है। सो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन डी के टैबलेट्स लीजिए, यूरिक एसिड बढ़ा है तो उससे रिलेटेड टैबलेट लीजिए, एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए। हर वो सारी चीज़ अवॉइड कीजिए जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, सो दैट कि आपका हील पेन, फुट पेन ना हो। और हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी जब तक आपका विटामिन डी वगैरह कॉम्पनसेट नहीं हो जाता है तब तक मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। और ये सारे 10 जो कंडीशन मैंने बात की, ये आपको बताते हैं आपका जो हील पेन होता है हमेशा प्लांटर फेसाइटिस नहीं हो सकता है। तो आप एक एक्सपर्ट के पास जाकर डायग्नोस करिए और उसको आप स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू।